नमस्ते। क्या कर रहे हो? मोबाइल मोबाइल साइलेंट करवाया था। एनीवे, आप सबको बहुत बहुत नमस्ते। थैंक यू सो मच। अजय पूरा ग्रुप, पूरा परिवार, पूरी फैमिली, जितने लोग हैं। मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ और ना ही ऐसा प्रवक्ता कह सकते वो भी नहीं हूँ। मैं तो एक माउंटेनियर प्लेयर हूँ। लेकिन आप सब और अजय इतना अच्छे लोग हैं कि मुझे भी बुला लेते हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ कि आप सबके साथ बैठ के आप सबके साथ यहाँ पे बात कर रही हूँ, या फिर सुनना भी चाहती थी मैं किसी को। होप सो मैं आ नहीं पाई उस समय। पहले मुझसे इतना प्रॉमिस आप सब यहाँ पे करिएगा कि इस हॉल से जो पहले बोल चुके हैं, जिन्होंने अपने लाइफ की एक एक पल शेयर किया है, वो स्टोरी नहीं होती है, उनके जीवन का एक एक पल होता है। अपनी ज़िंदगी शेयर करते हैं आपके साथ वो, तो वो ज़िंदगी में भी कुछ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ। तो इस हॉल से सिर्फ ये प्रॉमिस करके जाइएगा खुद से कि कुछ संकल्प लेके यहाँ से जाइएगा कि अपना एक टारगेट तय करके और लोगों को एक दिखा देने वाली चीज़ें ले करके जाइएगा। प्लीज़ इतना करके आप लोग जाइएगा। और कुछ, क्योंकि कहता है ना कि अगर वाकई में आपको सफल होना है तो उस सफल होने के लिए संकल्प होना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ संकल्प ज़रूर करके जाइएगा। शायद बहुत सारे लोग जानते हो कि 2011 में मुझे चलती ट्रेन से कुछ बदमाशों ने उठाकर बाहर फेंक दिया था, और 2011 में चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था सिर्फ इसलिए कि मेरे गले में एक सोने की चैन थी। कंपार्टमेंट के अंदर, लखनऊ से दिल्ली आ रही थी ट्रेन, कंपार्टमेंट के अंदर लोगों ने लूटपाट शुरू किया। मेरे गले में भी था सोने की चैन, और वो 4-5 थे। मैंने विरोध किया, उन्होंने मुझे ऐसे उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ रही थी, पिंग पांग होकर टकराई और फिर मैं नीचे गिरी। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ये होने वाला है। जब मैं नीचे थी, दोनों हाथों से ऐसे उठ करके मैं उठने की कोशिश, कैसे हाथों को प्रेस करके मैं उठने की कोशिश कर रही थी कि मैं उठ जाऊं, लेकिन मैं उठ के खड़ी नहीं हो पा रही थी। असहनीय पेन था, शायद बता पाऊं मैं आपको। पूरी रात मैं उसी ट्रैक पे पड़ी थी, कि शायद कि कोई मुझे बचा ले। उसी ट्रैक पे बार बार उठने की कोशिश करती, जब नहीं उठ पाती मुझे लगा कि क्यों नहीं। थाई को जब उठा करके देखा है, मेरा पैर कट के जीन्स में हैंग हो रहा था। मेरे दूसरे पैर की हड्डियाँ, मेरे राइट लेग की हड्डियाँ टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी। थाइस का, नी से एल्बो तक का, नी से एंकल तक का, एल्बो मेरे दोनों टूट चुके थे। ये हड्डी पूरी टूट चुकी थी। मैं फिर भी, मेरा ब्रेन कॉन्शियस पूरी तरीके से काम कर रहा था। एक उम्मीद थी कि शायद कोई बचा लेगा। बहुत चिल्लाने की कोशिश की, चिल्लाया भी। बाद में आवाज़ नहीं निकल रही थी, दिखाई देना बंद हो चुका था। उसी ट्रैक पे जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे, उस पत्थर को पकड़ के पेट के बल में लेट गई थी, और उस दर्द को उस पत्थर पे निकालने की कोशिश कर रही थी। मैं पड़ी रही। इतने करीब से मेरे ट्रेन निकलती थी कि लोग टॉयलेट करते थे तो मेरे साइड में पड़ता था। मैं बेबस, लाचार, साफ भी ऐसे करके नहीं कर पा रही थी। मैं उसी पे मैं पड़ी रही। इतना ही नहीं, बॉडी मूवमेंट जब ख़त्म हो चुका था, लोग, चूहे होते मेरे ट्रैक पे चूहे आपने देखे होंगे शायद, मेरे ऊपर घूम रहे थे, और मैं बेबस, लाचार, सिर्फ आंसू निकल रहा था, बाकी कुछ नहीं। सुबह हुआ, गांव वालों ने मुझे देखा, उठा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली, उत्तर प्रदेश ले जाके एडमिट किया। वहाँ के CMS फार्मासिस्ट डॉक्टर, मुझे ऐसे नीचे रख दिया गया। आपस में बातें कर रहे हैं, हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, ऑक्सीजन, इसका इलाज शुरू करें तो कहाँ से करें। मैं नीचे थी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, सुन पा रही थी मैंने सिर्फ उतनी देर में एक बार बोला कि ठीक है, अभी तो मैं उतनी देर तक रेलवे ट्रैक पे थी, अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटेंगे, बिना एनेस्थीसिया काट दीजिए। बहुत कम सुनने को मिलता है कि एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाए। लेकिन हमारा देश इतना महान देश है कि इसमें ऐसे लोग भी हैं जिसकी वजह से शायद ये सृष्टि चल रही है, या फिर आज मैं जिसकी वजह से आप सबके सामने शायद खड़ी हो पाई हूँ, आज मैं बात कर पा रही हूँ आपके सामने। उन्होंने अपना यूनिट दे करके, एक एक यूनिट ब्लड दे के, और मुझे मेरा जो उनके पास जो भी लोकल ट्रीटमेंट था, लोकल ट्रीटमेंट किया, और मेरा जो थोड़ा बहुत लगा हुआ था पैर, उसको काट के निकाल दिया बिना एनेस्थीसिया। बाद में मीडिया में आया, अरुणिमा नेशनल प्लेयर है, ट्रीटमेंट अच्छा मिलना शुरू हुआ। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, वहाँ से ट्रॉमा सेंटर न्यू दिल्ली,
एम्स लाया गया मुझे, एम्स में एडमिट हुई। अभी तक जितनी भी ये चीज़ें हुई वो किसी के साथ भी आम शायद रोज़ देखते होंगे, किसी न किसी के साथ होता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन असली ज़िंदगी का मेरा स्ट्रगल एम्स से शुरू हुआ। एम्स में थी और 20 से 25 दिन बाद जब डॉक्टरों ने बुलेटिन जारी किया कि हाँ अरुणिमा ठीक है, बातचीत कर सकती है, तो बातचीत कहाँ, मुझे तो ये था कि हो क्या रहा बाहर। न्यूज़पेपर मंगाना शुरू किया तो फ्रंट पेज पे हेडलाइन थी मोटे मोटे अक्षरों में, अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, टीटी आने पर अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। मैं समझाने की कोशिश करती अपने आप को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, नेक्स्ट डे दूसरे दिन पेपर में था कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी। कैन यू इमेजिन, जिस इंसान का शरीर का एक अंग कट चुका हो, पूरी ज़िंदगी का पता नहीं है वो व्हील चेयर, बैसाखी या बेड से उठ भी पाएगी कि नहीं। मेरे कमर में, मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर था, मैं उठ के खड़ी नहीं हो पाती थी। बेड जब भी होता था, बेड को उठाया जाता है, मोशन वगैरह सब कुछ पॉट में मैं करती थी। कैन यू इमेजिन, उस इंसान की मैटर नहीं करता लड़की है लड़का, मैटर सिर्फ इतना करता है कि इंसान है, सिर्फ ये मैटर करता है। मेरी मनोदशा उस समय क्या होगी, या फिर मेरे परिवार की मध्यम वर्गीय फैमिली, उसके परिवार की मनोदशा क्या होगी। 21वीं सदी में नॉर्मल लड़की को जीना इतना मुश्किल है, विकलांगता के साथ में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर कोई मुझे ब्लेम कर रहा था। शायद उस समय मैं प्रूफ कितना भी मैं चिल्ला के बोल पा रही थी, कितना भी मैं कोशिश कर रही थी, किसी को फ़र्क नहीं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल से बातें हो रही थी। लास्ट में मैंने बेड पे पड़े कि ठीक है, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, कल मेरा दिन आने वाला है, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूँ। और हॉस्पिटल के बेड से मैंने तय किया लाइफ का सबसे टफ गेम है माउंटेनिंग, जब लोग सोचते ही नहीं हैं। CISF ने मुझे एज असिस्टेंट कमांडेंट जॉब ऑफर की थी, मैं चाहती तो जॉब ज्वाइन कर लेती, और भी संस्थान ने मुझे जॉब ऑफर की थी, मैं चाहती किसी में भी जॉब ज्वाइन कर लेती। लग्जरी ऑफिस, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी बढ़िया 200 लोगों की बटालियन में अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजार सकती थी। लेकिन क्या कभी आप लोगों के सामने आके बात कर पाती? नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्यों? मैंने तय किया कि मुझे जो मैंने गोल सेट किया है माउंटेनिंग का, वो करना है। जब लीक से हटकर आप कोई गोल बनाते हैं तो आसपास के लोग सिर्फ 2 काम करते हैं, या तो आपको अपने बराबर खींच के लाके खड़ा करते हैं, या तो सीधा बोलना शुरू करते हैं, ये तो पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो सकता है, हो ही गया है इसका। मेरे से ज़्यादा, मेरे पैर से ज़्यादा लोगों को चिंता सिर्फ इस बात की थी, अरे इसकी शादी कैसे होगी भाई। बड़ी टेंशन लोगों की रहती थी। यकीन मानिए सारे टेंशन अपने आप गायब हो जाएंगे अगर आप अपने गोल के प्रति ईमानदार हैं तो। मैं जब हॉस्पिटल से लोग अपने जीवन, घर, परिवार के बारे में सोचते हैं, या फिर नौकरी, आगे कैसे जीवन चलना है उसके लिए सोचते हैं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल, मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीज़ें। जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी वो, कि उनका जवाब कैसे देना, दूसरा एवरेस्ट सबमिट कैसे करना है, सिर्फ 2 चीज़ें चल रही थी। बाकी कुछ मुझे ना दिखाई देता ना सुनाई देता, ब्लैंक हो चुका था बाकी सब कुछ। इसलिए हॉस्पिटल से निकलते ही जब मैं रेलवे स्टेशन गई हूँ, मैं इतना VVIP नहीं थी कि वेटिंग टिकट मेरा फ़ोन करती और कंफर्म हो जाता, ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब अंदर गई हूँ तो मेरा वेटिंग टिकट था, लोग बैठे हुए थे, कोई नहीं उठा। मैं बाहर निकली, कंपार्टमेंट, ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट में एक हैंडीकैप कंपार्टमेंट होता है, मुझे पता नहीं, शायद आपको भी नहीं पता होगा। कंपार्टमेंट के अंदर घुसी और फिर पूरी सीट ऐसे ऊपर की पूरा बर्थ था, और मैं रोते रोते किसी तरीके से चढ़ी। पहले दिन मेरा वही एवरेस्ट था। मैं चढ़ी और ऊपर चादर तान के मैं से सो गई थी रोते रोते। और नेक्स्ट डे सुबह झारखंड जमशेदपुर में थी। फर्स्ट टाइम जब मैम बछेंद्री पाल से मैं मिली हूँ तो मैडम ने कहा, अरुणिमा इतना भी जल्दी क्या है तुझे। जब मैंने अपना प्रपोजल बताया मुझे कि मैम मुझे माउंटेनिंग करना है, एवरेस्ट के लिए ट्राई करना है, उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने बोला, अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट पता कर लिया, तो सिर्फ लोगों के लिए है। मेरे परिवार से और बछेंद्री मैम, दुनिया में ऐसे 2-3 लोग थे जिनको थोड़ा यकीन था, बाकी तो किसी को यकीन ही नहीं था, किसी को यकीन नहीं था। मैंने जब ये ली, अब भी क्या था कि ठीक है मैम ने तैयार तो हो गई, लेकिन उन्होंने बोला कि अरुणिमा माउंटेनिंग आसान नहीं, अच्छे के हौसले तोड़ देता है। ठीक है, देखते तू माउंटेन में प्रूफ कर अपने आप को, देखते कितना दिन तक टिकती है। वाकई में कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। लोग
जब मैं ट्रेनिंग में थी या फिर एवरेस्ट की ट्रेनिंग में थी या फिर एम्स में थी, लोग मुझे पागल और सनकी बोलते थे उस समय कि अरुणिमा पागल हो गई, ये सदमे में है, ये पैर नहीं है तो एवरेस्ट की बात कर रही है, ऐसे इस तरीके की चीज़ें आती थी। तब मुझे गुस्सा और इरिटेशन आता था, लेकिन आज की डेट में मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग मुझे पागल बोलते हैं मेरे गोल के प्रति। क्योंकि आप जब जिस आप देख लीजिए, जब जिस पर ये समाज हंसा है, उसी ने इतिहास भी रचा है। ये भी एक इतिहास है, इतिहास उठाकर देख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने भी समाज पागल बोलता वो इतिहास रच देता है, फिर अपने आप लोग उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो एक पागल इतिहास बनाता, सिंपल सी बात है। तो वो दिमाग में बैठा लीजिए, कभी घबराने की टीका टिप्पणियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कभी मत घबराइए। खैर, मैं जब उत्तरकाशी पहुंची, उत्तराखंड, सूर्या टॉप करके एक छोटा सा पीक था करीब 14,000 फीट का। मैं ईमानदारी से बताऊं, कभी भी स्टार्टिंग में मैं उस पीक को समिट ही नहीं कर पाई। हर बार मुझे बीच से वापस कर लिया जाता था कि अरुणिमा तेरे पैर में घाव हो जा रहा है, नहीं हो पाएगा। आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा बैग पैक करके, और हर 10 दिन के बाद चेहरे नए होते थे, 10 दिन के बाद लोग बदल जाते थे। मेरा वही काम था जब से एवरेस्ट के बारे में सोचा है, जब तक एवरेस्ट सबमिट नहीं कर लिया है, मैं माउंटेन से नीचे नहीं उतरी हूँ। इसके लिए भी लोग मुझे पागल बोलते थे। 8 महीने बाद पूरा का पूरा 30 से 35 kg का बैग उठा करके उस रास्ते से, जिस रास्ते से लोगों के लिए नया होता था, मैं तो 8 महीने पुरानी हो चुकी थी उसमें। मेरे लिए तो इतना प्लस पॉइंट था कि 8 महीने हो गए थे उसको देखते देखते, चलते चलते। तो 20 से जैसे ही मुझे मौका मिलता मैं उनको लीड देती, और फटाफट 8 महीने बाद कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी आधे घंटे पहले मैं उस पीक पर पहुंचना शुरू की। किसी को खुशी हो नहीं हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं खुद को थपथपाती थी कि अरुणिमा एटलीस्ट तू अपना जो फर्स्ट स्टेप होता है वो तूने कर लिया है, और खुद को थपथपाती थी। और इतना खुशी तब, और भी ज़्यादा खुशी तब होता था जब उस पीक पर बैठ करके मैं देखती थी जो लोग नॉर्मल होते थे वो धीरे धीरे क्लाइम करके, क्योंकि आसान नहीं होता है, तो धीरे धीरे क्लाइम करके आते थे। तो मुझे खुशी होती थी कि एटलीस्ट मेरे पैर नहीं, मैं पहले हूँ। तो बहुत वो सब जब आ करके मुझसे ये पूछते थे पीक पर कि मैडम खाते क्या हो, बेस कैंप में देखा आप हमारे सामने अपना आर्टिफिशियल पैर पहने, और आज आप इतने जल्दी पीक पर। तो मैंने अपना वो पीछे का जो स्ट्रगल था या फिर जो मेहनत की थी, मैंने वो चीज़ें बताई। खैर, मेरी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही था लोगों को समझा पाना। एक तो एडवेंचर मैन गेम, दूसरा वेमेन, तीसरा दिव्यांग है, ये पैर नहीं है, लोग विश्वास ही नहीं करते थे मुझ पर। जब मुझे फाइनली टाटा स्टील ने जब पूरा स्पॉन्सर दिया, मैं जब काठमांडू पहुंची हूँ, जब भी बड़े पीक पे जाते हैं तो लोकल गाइड को लेते हैं, तो शेरपा बोलते हैं नेपाल में। जब मैं पहुंची हूँ तो शेरपा ने मेरा एक पैर रॉड जैसा है ऐसे, दूसरा स्टिचेस के निशान है, तो थाई टू नी, नी टू एंकल स्टिचेस के निशान है। बोला कि ये रे, इसका तो एक पैर ही रॉड है, दूसरा पैर के अंदर रॉड है, माइनस टेम्परेचर में क्रैक हो जाएगा। ये चीज़ें उसने मुझे मेरे काम को देखने से पहले ही उसने डिसीजन सुना दिया। तो आप समझ सकते हैं मेरी मनोदशा क्या हुई होगी। फिर भी बछेंद्री मैम मुझे सी ऑफ करने के लिए गई थी, बोला नहीं ऐसा नहीं, वो सबमिट करेगी, आप जाओ तो सही। इंडिया से 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक सबसे अच्छा, सबसे आगे मैं चली। लेकिन जैसे ही ब्लू और ग्रीन आइस शुरू हुआ, ग्रीन आइस, शायद आप में से कोई बेस कैंप गया भी हो या फिर ट्रैकिंग करता हो, ये स्लोप था और ऐसे में पैर रखती मेरा पैर स्लिप हो जाता, पैर रखते मेरा पैर स्लिप हो जाता। माउंटेनिंग हो या फिर आपकी अपनी ज़िंदगी का कोई भी टारगेट हो, हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है, हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है। शेरपा ने कहा कि अरुणिमा तू हट, बाकी सबको जाने दे। मैं पीछे हुई, सबसे आगे जबकि मैं थी, पीछे हुई, बाकी सब निकल गए। अभी तक आपने सुना होगा दिल जिगर, यकीन मानिए बचपन में जैसे मैं खेली थी वैसे बॉडी का हर पार्ट, यानी कि दिल जिगर, किडनी, लीवर सब लगा करके, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक काम था उस समय, उस स्लोप को क्रॉस करना किसी तरीके से। बॉडी का हर पार्ट लगा करके मैंने उस स्लोप को क्रॉस किया, जबकि वो लोग निकल चुके थे मुझसे आगे। लेकिन जब आइस क्रॉस करके मैं उनके तक पहुंची, आइस वॉल शुरू हुआ। स्पाइस शू आपने देखा होगा, छोटे छोटे कांटे होते हैं, क्रैम्पोन में बड़े बड़े कांटे, टो पे बड़े बड़े, बूट के नीचे बड़े बड़े कांटे होते हैं, जिससे वो आइस में ग्रिप बनाता है। मैं जब ऐसे आइस वॉल पे ऐसे हिट करती थी, टो से हिट करते हैं, इतना पार्ट बर्फ में घुसता, उसी पे बॉडी का वेट लेके खड़े हो जाते। मैं हिट करूं, जोर से ताकत लगा दूं तो मेरा पैर पूरा ब्लू हो जाता, स्वेल हो जाता था राइट मेरा। लेफ्ट से हिट करूं, लेफ्ट मेरा प्रोस्थेटिक लेग है, आर्टिफिशियल पैर है।
जोर से हिट किया, कभी कभी ताकत लगा दी, टो मेरा हील पे आ जाता था, हील मेरा टो पे आ जाता था। कैन यू इमेजिन? एक इंसान उस एल्टीट्यूड, उस विंड पावर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। आप वॉल पे पूरी तरीके से आपका पैर घूम चुका है, मन में क्या आता है? सिर्फ इतना ना कि किसी तरीके से मुझे नीचे उतार लो, सिर्फ ये चीज़ दिमाग में उस समय आती है, बाकी कुछ नहीं आता। खैर मेरा पैर घूम चुका था ऐसे। शेरपा मेरे सामने, क्योंकि उसके सामने पहली बार कोई प्रोस्थेटिक लेग से समिट के लिए जा रहा था, क्लाइंबिंग कर रहा था कोई। मैंने पैर को सीधा किया, फिर लगाया, क्योंकि लोगों की नज़र में वो आर्टिफिशियल पैर था, मेरी नज़र में मेरा अपना पैर था। मैं स्लीपिंग बैग के अंदर रख के सोना उसको, शायद मैं अपने फेस में उतनी क्रीम नहीं लगाती हूँ जितना अपने पैर में क्रीम लगाती हूँ। शायद हर प्लेयर यही करता है, जितनी ये इन पैरों की कीमत है शायद उतना फेस का नहीं। तो मैंने पैर को सीधा किया, फिर लगाया। एक ही जगह पे मुझे 5-5 बार हिट करने पड़ते थे। जनरली लोग एक बार हिट करते, मुझे 5 बार हिट करने पड़ते थे। तब वॉल पे होल होता था, तब मैं पैर रख रख के ऊपर जाती थी। एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं, कैंप 3 तक जिसको जाना होता जाता, नहीं तो कैंप 3 से वापस आ जाता है। मैं कैंप 3 पहुँचते पहुँचते कैंप 3 मेरे ग्रुप से, शायद आप 4-5 लोग किसी काम को कर रहे हो और अचानक आपका टीम मेंबर बोले, उस ग्रुप से 5 लोगों में से कोई एक बोले कि मुझसे नहीं होगा, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, या फिर मैं नहीं कर सकता। तो बड़ा मुश्किल होता है कि उसको समझा पाना। ठीक है, आप उसको नहीं समझा पा रहे हो, लेकिन उसको देख करके कभी कभी अपने आप को मेंटेन रख पाना वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार ये चला जा रहा है तो मैं भी धीरे धीरे करके एक एक कम होना शुरू हो जाते हैं। सेम वहाँ पे था। और कैंप 3 पे पहुँचते मैंने बोला कि नहीं समिट हो जाएगा। उसका जवाब ये था कि अरुणिमा तेरे पास एक पैर नहीं, दूसरा भी चला जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता। मैं चुप हो गई और पीछे हटी। कैंप 3 से ऑक्सीजन लगना शुरू हो जाता है। कैंप 3 से कैंप 4 तक एक एक कदम पे मैंने सिर्फ ये बोला था कि अरुणिमा जो तुझ में है वो इसमें नहीं, इसलिए ये बिना समिट के वापस जा रहा है, तो समिट करके वापस जाएगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना कि खुद को मोटिवेट करना। यहाँ पर आकर के शायद चाहे जितना मैं मोटिवेट करूँ, या फिर बहुत सारे स्पीकर आपने सुने होंगे, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? हम खुद, हमारी अंतरात्मा। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। और ये मेरी कोई किताब की बातें नहीं है, एक एक पल का खुद का एक्सपीरियंस है। बस आपको जागने की देरी है, जिस दिन जाग गए कोई नहीं रोक सकता। खैर मैं कैंप 4 पहुंची, रात को 1 बजे मैंने शुरू किया। दिन को नेक्स्ट डे कैंप 4 में थी, जगह जगह टेंटेज लगे हुए थे, और बॉडी को एक्लिमेटाइज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेंट के बाहर रहते। मैं ऑक्सीजन लगा के टेंट्स के बाहर घूम रही थी। मेरे बगल वाले टेंट से 4-5 शेरपा किसी को खींच कर बाहर निकाल रहे थे। तो उत्सुकता होती है ऐसी जगह पे, तो उत्सुकता थी, मैं भी देख रही थी उसको कि हो क्या रहा है। जब वो निकल के बाहर आ गई, देखा एक कैनेडियन लड़की जिस पोजीशन में वो टेंट के अंदर सोई थी, उसी पोजीशन में वो टेंट के अंदर मर चुकी थी। मेरे सामने डेड बॉडीज थी, ऐसे बाहर रख दी गई, क्योंकि वो टेंट अब किसी और को चाहिए था। बहुत सिंपल होता है, वो टेंट अब किसी और को चाहिए था। इतना ही नहीं, कोई मेन समिट से सबमिट करके आया, आते ही टेंट में गया, सो गया, उसके फेफड़े में पानी गया और वो भी मर चुका था। मेरे सामने 2 डेड बॉडीज ऐसे रखी हुई थी। अगर आपको ये लग रहा होगा कि अरुणिमा डरी नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत तेज़ी से डर लगा था वहाँ पे। आप ये कैंप 4 है, ये मेन समिट है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है करीब 3500 फीट की। मैं और बाकी सब जा चुके थे। मैं और मेरा शेरपा जब यहाँ से निकले हैं, बड़े माउंटेन्स हमेशा रात में समिट करते क्योंकि वेदर शांत होता है, विंड कम होती है, स्नोफॉल कम होता है, और धूप की वजह से जो आइस मेल्ट हो जाती है, स्लिपरी हो जाता है, माइनस टेम्परेचर में हार्ड होता है, इसलिए रात में समिट, क्योंकि वेदर शांत होता है। मैं और मेरा शेरपा जब कैंप 4 से आगे की तरफ चले, एक हेडलाइट होती है, जब हेडलाइट जलाने की नौबत आई, अंधेरा था, अंधेरा होना शुरू हुआ और हेडलाइट जलाया। जिधर ही डेड बॉडीज जा रही थी मेरी, ऐसे जिधर ही मेरी हेडलाइट जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज नज़र आ रही थी। किसी का पार्ट इतना ऊपर है, किसी का नीचे है। 99 की डेड बॉडीज आज भी पड़ी हुई, 10-10 लाख का इक्विपमेंट उसकी बॉडी पे है। वो मर चुका है, जिस कंट्री का है उस कंट्री का फ्लैग उसके ऊपर लगा करके, ऐसे ऊपर रख के, और उसके ऊपर टेडी बियर, 1 चॉकलेट्स 2 चॉकलेट्स जो भी था रख करके लोग आगे बढ़ गए थे। इतना ही नहीं, जिस रोप में मैं थी उसी रोप में, एक रोप में करीब 300-400 लोग एक रोप में आते हैं एक बार में। वो रोप का पावरफुल इतना होता है।
उसी रोप में एक बांग्लादेशी, उनका हाथ हिल रहा था, मुंह से आवाज़ आ रही थी। कितना बड़ा माउंटेनियर, कितना बड़ा दिलेर क्यों ना हो, उसके हौसले तब टूटने लगते हैं जब वो अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है। और बार बार दिमाग में सिर्फ इतनी बात आती है कि जिस गोल के लिए मैं जा रही हूँ, उसी गोल के लिए इंसान मर रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है डिसीजन जिसको आप डिसीजन मेकिंग कहते हैं। बहुत मुश्किल होता है डिसीजन लेना। ऐसे पल सबकी ज़िंदगी में आते हैं, शायद आगे आए, लेकिन आपका पावरफुल डिसीजन हिस्ट्री बना देता है, हिस्ट्री इतिहास बना देता है। मैं उसके तक पहुंची, 10-20 कदम ही दूर थे हम। जैसे उसके पास पहुंचे, उसकी बॉडी एकदम शांत हो चुकी थी, मतलब वो खत्म हो चुका था। बॉडी ऐसे रोप में ऐसे उलट गया था, उसका ऑक्सीजन दूर पड़ा था और फेस ब्लू, आंखें खुली, स्नो के छोटे छोटे पार्ट गिर रहे थे, हुड में भर रहा था, फ्रीज हो गया था, पूरा बॉडी ब्लू हो चुका था उसके पास। और उसी रोप में है वो जिस रोप में हमें आगे जाना है। बड़ा मुश्किल होता है। शेरपा ने मुझसे पीछे ही मेरे शेरपा मुझे बोला, अरुणिमा वापस, बिना कुछ, मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी करना क्या है अब। थोड़ी देर बाद मेरा जो कमर से बंधा था, सेफ्टी रोप बंधी होती कैराबिनर, मैंने खोला है, खोल के उस डेड बॉडी के आगे लगा दिया। उस डेड बॉडी को लांघते लांघते मैंने सिर्फ इतना बोला कि इन सब में से, यहाँ पर जितने लोग हैं, इन सब में से अगर सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूँगी और जिंदा वापस जाऊँगी। ये कह के मैं, थैंक यू, मैं लांघ गई उसको। करीब 12-14 लाख लोगों से मैं मिल चुकी हूँ 2013 से अभी तक, लेकिन आपको बताऊँ मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि मेरे मन में क्या चल रहा था उस समय। मैं लांघ गई हूँ, इतना डर गई थी मैं उस समय, इतनी तेज़ी से मैं लांघा है मैंने कि मेरा पैर स्लिप हुआ, उस डेड बॉडी पे आके रुक गया। कैन यू इमेजिन, उस शायद आप समझ पाएँ। खैर मैं आगे बढ़ गई और हिलेरी स्टेप, सबने पढ़ा होगा हिलेरी स्टेप के बारे में। हिलेरी स्टेप साउथ समिट पे जब मैं पहुंची हूँ, एक बार फिर से मेरे शेरपा ने मुझे कहा कि अरुणिमा वापस चल, जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना। आप यहाँ हैं, आपका टारगेट वो है, और अच्छी धूप है, मेन समिट दिख रहा है, लोग नॉर्थ साइड से यानी कि चाइना साइड से चढ़ के अपना अपना फ्लैग लगा रहे हैं, कुछ लोग साउथ साइड से यानी कि नेपाल साइड से, जिस धर से मैं भी थी साउथ साइड से, और आप इतने करीब हैं, आपसे कोई ये बोले, शायद आप में से भी कोई आपसे ये बोले कि क्या है, तू वापस चल, इतने करीब, आप कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना, अब तो पास रह गया है, और शायद हम आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो वो मुझे बार बार जब मुझे बोल रहा है कि अरुणिमा वापस चल वापस, तो मुझे भी गुस्सा आ रहा था। खैर वैसे हाई एल्टीट्यूड पे इरिटेशन, गुस्सा भी बहुत तेज़ी से आता है, शायद आपके साथ भी होता होगा कि जब माइंड पे प्रेशर, चाहे पढ़ने का प्रेशर, चाहे फैमिली का प्रेशर, चाहे कमाने का प्रेशर, चाहे बिजनेस का प्रेशर, किसी भी चीज़ का जब प्रेशर आता है तो हम इरिटेट होते, परेशान होते, चिल्लाते हैं। सेम माउंटेन्स में है कि जब प्रेशर होता है तो हम चिल्लाते हैं, परेशान। तो वो चिल्ला रहा था, एक्चुअली हमारा ऑक्सीजन ब्लिंक कर रहा है कि ख़त्म हो जाएगा, कि मैं स्लो चल रही थी। वो मुझे बोल रहा है वापस चल वापस चल। मुझे भी गुस्सा आ रहा था, एक ही जगह पे खड़े होके पैरों को मूव कर रहे थे मैं से। मुझे कभी कभी एक पैर ना होने के फ़ायदे भी बहुत मिलते हैं। पूछे क्या? क्योंकि मुझे ठंड नहीं लगती उसमें, बिल्कुल ठंड नहीं लगता, तो मैं एक ही पैर, उसको दोनों पैर मूव करने पड़ते थे, मुझे एक ही पैर मूव करने पड़ते थे, तो कभी कभी फ़ायदे भी हो जाते हैं मेरे। बार बार जब वो कह रहा था तो इरिटेट मैं भी हो रही थी। और कोई बात हाई एल्टीट्यूड पे जब एक बार कोई दिमाग में बात आ जाती है तो जल्दी ख़त्म नहीं होती है, वो वीडियो की तरह चलता रहता है। जब मैं इस जर्नी के लिए निकल रही थी तो मेरी माँ ने और वछिंद्री मैम ने मुझे बोला था कि अरुणिमा, जब तुझे एवरेस्ट की जर्नी में लगे कि शायद तेरे से एवरेस्ट समिट नहीं होगा, तू जहाँ पर भी हो ना, वहाँ पर खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि एक एक कदम चल के यहाँ तक पहुँची है। यकीन मारिए मेरे दिमाग में वीडियो की तरह चल रहा था वो बातें। इरिटेट मैं भी हो रही थी। लास्ट में मैंने शेरपा को बोला, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी आता है आपके जीवन में, ना आपके माता पिता होंगे फैसला लेने वाले, ना आपके टीचर्स होंगे, ना ही कोई आपके भाई बहन होंगे साथ आपका फैसला लेने, आपका डिसीजन लेने में। सिर्फ आपको लेना होगा। अब आपको तय करना है कि रास्ता कौन सा सही है, डिसीजन कौन सा सही है। सिर्फ आपको फैसला, सिर्फ आपको लेना होता है। मुझे फैसला वहाँ लेना था। मैंने लास्ट में शेरपा को बोला कि ठीक है, तू जाना चाहता तो जा, नहीं जाना चाहता मत जा, अपनी देसी लैंग्वेज में। तू जाना चाहता जा, नहीं जाना चाहता मत जा। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊँ। सिर्फ इतना बोलकर लोगों के फुटप्रिंट्स बने थे। थैंक यू।
लोगों के फुटप्रिंट्स बने हुए थे, लोगों के फुटप्रिंट्स बन जाते हैं स्नो पे, तो फुटप्रिंट्स बने हुए, मैंने कहा मैं फुटप्रिंट्स फॉलो कर लूँगी, तू नहीं जाएगा तो मैं जा रही हूँ। और मैं बढ़ गई और उनकी बातें दिमाग में मेरे वीडियो की तरह चल रही थी, माँ की और वशिंद्री मैम की। तो मैं मुड़ के बस देखा कि एक कदम तो चलना ही, बढ़ा दिया और जुमार एक इक्विपमेंट्स होता है रोप में फिक्स किया, बढ़ गई मैं। 10-20 कदम चली थी, शेरपा मुझे पता था वो आएगा, मेरे पीछे चिल्लाता हुआ, ये खुद मरेगी मुझे भी मरवाएगी, इसको कोई फर्क नहीं है, सब बोले जा रहा, वो चिल्ला रहा है। ऐसा नहीं था कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे सुनाई सब दे रहा था, दिखाई एवरेस्ट, दिखाई मुझे सिर्फ एवरेस्ट दे रहा था। और मैं करीब 2 घंटे बाद हम दोनों दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एवरेस्ट पर थे। तो आपकी डिसीजन लेने का पावर, आपका डिसीजन लेने का पावर, फर्स्ट स्टेप, पहला कहता है ना पहला कदम सिर्फ आपको लेना, तो वो वाली बात कि पहला कदम सिर्फ आपको लेना, बाद में अपने आप शेरपा आपके साथ आ जाएगा। आ गया वो। खैर, मैं टॉप ऑफ दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पे थी, दोनों हाथ ऊपर करके मेरे इतनी जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था, इतनी जोर से कि मैं सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, महिला, विकलांग, जो लोग ये सोचते ज़िंदगी में कोई काम किया, फेल हुए, दोबारा ट्राई नहीं किया, मैं उनको बताना चाहती थी, मास्क नीचे किया, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक किया बहुत ज़्यादा तेज चिल्ला नहीं सकते वहाँ पे। शेरपा मुझे बोलता कि रुनिमा क्या है, तुझे पता है ना माउंटेन में चिल्लाया नहीं जाता, डिसिप्लिन है माउंटेन का। हम कहे तू नहीं समझेगा, थोड़ी देर चिल्ला लेने दे। तो मैं कोशिश करती चिल्लाने की। सबसे पहले मैंने थैंक्स उन लोगों को बोला था जिन जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी। सबसे बड़े साथी मेरे थे, अगर वो आलोचना मेरी नहीं करते तो शायद मैं खुद भी नहीं जान पाती कि मेरे अंदर वो आग है। वो आग को बाहर निकालने के लिए सबसे बड़ा उन्होंने वो काम किया था, तो मैंने थैंक्स उनको बोला। और दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं। यकीन मानिए मेरे बैग में, चाहे मैं फ्लाइट में हूँ कहीं पर भी, उनकी छोटी का थॉट्स ऑफ पावर करके एक बुक है, शायद आप लोग भी, अजय प्लीज़ दिलाइए आप लोग इन लोगों को भी, थॉट्स ऑफ पावर करके किताब है, मैं सत्यदायी विचार करके भी, आप हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और मैं पढ़ती ही रहती हूँ, आप लोग भी पढ़िए। स्वामी जी ने मुझे बड़ौदा में, वहाँ के सेक्रेटरी हेड हैं, थे उस समय, अभी तो राजकोट में हैं, उन्होंने मुझे वो होली फ़ोटोज़ दी थी भगवान परमहंस, माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद जी की। बस उन्होंने बोला था कि तब मैं सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी को जानती थी, भगवान परमहंस माँ शारदा को जानती भी नहीं थी। पिताजी पढ़ते थे स्वामी जी की किताबें, तो बस इतना था। उन्होंने मुझे बोला कि वो फ़ोटोज़ तो अपने साथ रखना। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक विश्वास कितनी बड़ी चीज़ हो, किसी भी चीज़ पे हो, चाहे खुद पर, ऊपर वाले पे, या किसी चीज़ पर। मैंने अपने साथ रखा, मैंने वहाँ फ़ोटो रखी। आज भी मुझे वो मंत्र याद नहीं है, ईमानदारी से मैं बता रही हूँ, आज भी मुझे वो मंत्र याद नहीं है जो महाराज जी लोग पढ़ते हैं। मैंने फिर भी बोला, भगवान जो भी, स्वामी जी, वो मंत्र जो महाराज जी लोग पढ़ते हैं, वो मंत्र आप एक्सेप्ट कर लो, मुझे नहीं आता। मैंने पूरी ईमानदारी से उनको कहा और वो फ़ोटो प्लेस करी वहाँ पे। उसके बाद नेशनल फ्लैग, आप जब आप किसी इंडिया के बाहर होते हैं तो उस नेशनल फ्लैग के प्रति उसकी वैल्यू शायद आपको समझ में आती है। शायद यहाँ होते तो सी लेवल पे नहीं पता चलता, लेकिन ऐसी जगह पे होते तो ज़बरदस्त फीलिंग। कुछ लोग अपने अपने साइड से, नॉर्थ साइड से फ़ोटो अपना फ्लैग लगा रहे थे। मेरे मन में क्या आ रहा था कि मैं उठूँ, उठ के खड़े होकर अपने फ्लैग को सबसे ऊपर कर दूँ। बार बार मैं खड़ी होती, पैरों में ताकत नहीं बचती, इतना मैं लगाती फिर गिर जाती घुटने। शेरपा बोलता हो गया रुनिमा, चल नीचे, लग गया तेरा फ्लैग, अभी चल। मैंने कहा नहीं रुक जाओ। जब मैं इस टॉप के लिए जब निकल रही थी तो मैंने उसके लिए पूरी तैयारी की थी कि उस पल को ज़रूर अपने साथ समेट के लेके आऊँगी। उसके लिए 4-5 डिस्पोजल कैमरा, नॉर्मल कैमरा, बैटरीज, क्योंकि माइनस टेम्परेचर में बैटरीज काम नहीं करते हैं, तो मैं अपने डाउन सूट में जेब में सब रख के लेके गई थी, बॉडी से टच करके। तो जब निकालना शुरू किया है 8,848 मीटर की हाइट पे, तब वो बोला कि अरे अब मुझे समझ में, तू स्लो क्यों चल रही थी, तेरा 1 किलो वेट तो यही है, तेरा 1 किलो वेट तो यही है। और उसके बाद मैंने कहा, मैंने सोचा कि शायद कैमरा ना काम करे। बहुत लोगों का एक्सक्यूज़ मैंने सुना था जो नीचे आकर बोलते थे कि कैमरा नहीं काम कर रहा था, इसलिए मैंने फ़ोटोज़ नहीं ले पाई। मैंने कहा एक नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, कोई तो काम करेगा। वो अलग बात है, मेरा पहला ही कैमरा काम कर रहा था। मैंने कैमरा पकड़ाया, बोला प्लीज़ फ़ोटोज़ निकाल लो। वो इतने गुस्से में कह रहा, फ़ोटोज़ 8,848 मीटर की हाइट पे, तेरा ऑक्सीजन जो बचा हुआ भी है थोड़ा कभी भी ख़त्म हो सकता है।
तुझे फ़ोटो निकालने की सूझ रही है? मैंने कहा प्लीज़ निकाल लो। कह रहा तुझे अभी भी यहाँ फ़ोटो खिंचवाने की सूझ रही है? बात तो तब भी ठीक थी, उसने फ़ोटोज़ निकाल ली। बात तो तब बिगड़ गई थी जब मैंने उसको वीडियो बनाने को बोला। वो इतने गुस्से में, वो पल मैं भी अभी भी सोचती हूँ, इतने गुस्से में था। और इरिटेशन होता है एल्टीट्यूड पे, तो वैसे कैमरा लिया और नीचे पटक दिया वहीं बर्फ़ में, स्नो में। वो टूटा नहीं और बोला, मुड़ के जाने लगा, बोला तू मर, मैं जा रहा हूँ। और बोलते बोलते फिर भी कुछ भी बोल के, अरे अब मुझे समझ में आया कि तू टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आई क्यों, तेरा प्लानिंग है मरने का। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने हाथ पकड़ा, खींचा, बोला ये वीडियो बनाओ। वीडियो मूड किया, कैमरा पकड़ा, वीडियो मूड किया, पकड़ाया। शायद आप भी सोच रहे होंगे कि क्या अरुणिमा, आप समिट तक ठीक था, फ्लैग तक ठीक था, स्वामी जी की फ़ोटो तक भी ठीक था, लेकिन ये वीडियो बनाने का जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ये तो सीधा सुसाइड हुआ। सीधा सुसाइड है कि ये वीडियो बनाने की बात क्यों, कि आप समिट के सेफ वापस आओ, सही मायने में सक्सेसफुल माना जाता है, लेकिन वीडियो क्यों? पता वो वीडियो मैंने बनाया क्यों? 1 से 1.5 मिनट की ही वो वीडियो है। हम माउंटेनर जब भी किसी पीक को लेते हैं तो सबसे पहले उस पीक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जितना उस पीक के बारे में जानते हैं उतना आसान हो जाता है उस पीक को समिट करने में। लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करना, जो पहले समिट कर चुके हैं उनसे पूछना, जो गलतियाँ और किसी ने की थी वो गलतियाँ हम ना करें, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश। मुझे पता था जितना ऑक्सीजन मेरे पास है उतने में मैं वापस कैंप 4 नहीं जा सकती, चाहे मैं कैंप 4 जाने की कोशिश करूँ या टॉप ऑफ द वर्ल्ड 8,848 मीटर की हाइट पर रहने की कोशिश करूँ। दोनों शर्तों में मरना तय है। इस बात को मैंने और मेरे शेरपा ने दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद जिंदा वापस ना जाएं, और मैंने इसलिए शेरपा को पकड़ा और वीडियो बनाओ। अगर मैं जिंदा नहीं जाती तो ये वीडियो मेरे भारत पहुंचा देना पूरे यूथ तक चला जाएगा। और उस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बोला है, उस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बोला है कि आज ऐसी हालात होने के बाद भी अगर मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। ज़रूरत सिर्फ सोच, गोल और फोकस, इतना फोकस कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए। 2011 11 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और आज 21 मई 2013 सुबह के 10:55 पे मैं दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पे हूँ। कैसे 2011 में एक्सीडेंट, 13 में एवरेस्ट, 2 साल में दुनिया के सबसे टॉलेस्ट पीक पे कैसे? जबकि एम्स के डॉक्टरों का कहना है प्रोस्थेटिक लेग पे चलना और सीखने में लोगों को 4 से 5 साल लग जाते हैं। 2 साल में मैं टॉप पर कैसे? लोगों को लगता था कि अरुणिमा ने अपने इस गोल को, अपने मिशन को, अपने जो ये इसका मिशन था, अपने पैरों से क्लाइंब किया। सच तो ये था, जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने पैरों से क्लाइंब ही नहीं किया था। जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने दिल से और दिमाग से किया था। कोई भी गोल, कुछ भी हो, जब दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन बनाना आप सीख जाते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मैंने सीखा है जिंदगी में, पागलपन के हद तक आने लगता है वो, जब तक हो नहीं जाता चैन से सो नहीं पाते हैं। मेरे साथ वही होता है। खैर जो भी था, शेरपा ने वीडियोस बनाया, नीचे भागना शुरू किया, और एवरेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा मौतें नीचे आते वक्त होती हैं। उसके भी रीज़न होते हैं। जब आप अचीव कर चुके होते हैं तो यूं की भावना आती है। कितने बड़े एवरेस्टर हों, कितने बड़े समिट, कितने भी 7 कॉन्टिनेंट समिट करने वाले हों, या किसी भी क्षेत्र में आप बहुत बड़े अचीवर हों, फ़र्क नहीं पड़ता। आप बड़े से बड़े माउंटेन्स आप समिट किए हैं, लेकिन जब आप छोटा माउंटेन, करीब 1000 फीट का माउंटेन जब आप समिट करने जाते हो, उस माउंटेन में अगर आप सोचो कि यूं करके समिट कर लो या क्लाइम कर लो, तो कभी भी क्लाइम नहीं कर पाओगे आप। जिस दिन जब आपका सिर ऐसे होगा, माउंटेन को जब सिर नीचे होता तभी आपको समिट करने देगा, या फिर ऊंचाइयों को तभी आप चढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे होगे तो माउंटेन्स आपको उठाएगा, जहाँ से आप आए थे वहीं उठा के फेंक देगा। ये माउंटेन का अपना डिसिप्लिन और रूल्स होता है, उसका अपना डिसिप्लिन। जितना अचीवमेंट बढ़ता जाता है उतना आपका सिर नीचे होता चला जाता है, तभी आप और शायद बढ़ पाओ। ये मैंने माउंटेन से ही सीखा था। खैर नीचे भागना शुरू किया, खुश थी कि एटलीस्ट जो मैंने तय किया था वो पाया। स्वामी जी को बताऊंगी मैं कि मैंने प्लेस किया, मतलब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, लेकिन शेयर किससे करें? देश के लिए कुछ किया, अपना फ्लैग लगाया, ऐसे दिमाग में आ रहा था, शेयर किससे करें? डेड बॉडीज, शेरपा 20 फीट आपसे आगे है, वो भागे जा रहा है, बस शेयर किससे करें? कोई है नहीं आसपास।
ऐसा कभी कभी लगता है कि शायद कोई मुझे फॉलो कर रहा है, दिमाग का शायद ऐसी सोच शायद थी। मैं भाग रही थी, एकाएक मेरा आर्टिफिशियल पैर निकल गया। -60 डिग्री से भी ज़्यादा एवरेज पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। मैं अगर ऐसे उठा लूँ पैर तो मेरा पैर लुढ़कते नीचे गिर जाएगा। अब डर के नाते मैं पैर को मतलब उठा नहीं रही हूँ। अब उठाऊंगी नहीं तो मैं चलूंगी कैसे? शेरपा मुझे नीचे से ऐसे करके है, नीचे से यूं करके देख रहा, कह रहा, इशारे कर रहा कि चल। मैं उसको भी नहीं बता पा रही हूँ कि मेरा पैर निकल गया है, क्योंकि बड़े माउंटेन्स में लास्ट मोमेंट तक शेरपास लोग उसको बोलते हैं क्लाइंबर को, अगर आप चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको छोड़ के चला जाता है। वो गलती शेरपा की नहीं होती। अगर आपने ये लिया है तो पूरा तो आप करेंगे, कोई आपको उठा के नहीं ले जा सकता। मैं उसको, मेरे आंखों से आंसू आता ऐसे, अगर वही मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा मत सोचिए कि मैं रोई नहीं हूँ, ऐसे आंसू आता, मास्क यूँ था, यहाँ तक आसे आते आंसू जम जाता था, यहाँ तक ऐसे जम जाता, यहाँ से निकलता पानी यहाँ तक आते आते जम जाता था। वो एग्जाम्पल सही होगा गलत होगा मुझे नहीं पता, मुंह में ऐसे लार आता था, तो नीचे जब मैं थूकती कुट से आवाज आती थी, यहीं पे जम जाता था। वो इतना फ्रीज था वहाँ पे। और शेरपा आगे है, मैं नहीं, दूसरे पल जब मुझे लगा रोने धोने से कुछ नहीं होगा, आंसू को पोंछा, ये नाखून और मांस से सबसे ब्लड निकल रहा था, मैंने ऐसे यहाँ से ऐसे सब फट गए थे नाखून और मांस, ये मुट्ठी नहीं बांध पा रही तो मैं रोप को कैसे पकड़ूं। फिर बाद में मैंने झुक के इस हाथ से मोड़ा इसको, ये सब स्किन फट गई थी जब मैंने मोड़ा था ये, और ऐसे रोप को पकड़ा, झुक के इस हाथ से आर्टिफिशियल पैर को पकड़ा है और पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद होता क्या है, अचीवमेंट्स के आप इतने करीब, ये आपका टारगेट था, ये आप यहाँ हो, बस थोड़ी दूर बाकी रह जाता है, यहाँ पर स्ट्रगल और बढ़ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन स्ट्रगल से टूट जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको तोड़कर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। यहाँ पे जो, क्योंकि जैसे जैसे पास आप जाते वैसे वैसे एकदम परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। हाँ, आई एम जस्ट टेकिंग द, मैं बहुत टाइम ले रही हूँ ना, सॉरी। खैर भूल जाती हूँ मैं भी। बस मैं एकदम करीब थी और नीचे रॉकी एरिया में गई जहाँ पे अपना प्रोस्थेटिक लेग निकाला और ब्लड पूरा कट जाता है मेरा पैर, जब बहुत ज़्यादा माउंटेनिंग करती हूँ मैं। तो शेरपा ने देखा, बोला तेरे पैर तो कट गया, चलेगी कैसे? जब वो अचीव कर चुके थे, मैं कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। फटाफट पहना, मैंने कहा आप मुझे दिखते रहना, मैं पहुँच जाऊँगी। खैर वापस कैंप 4 पहुँची हूँ मैं। मेरे ग्रुप के जो मेल लीडर थे, उनका सबसे पहला सवाल यही था, शायद कोई भी लीडर होगा सबसे पहला सवाल उसका यही होगा, कोई कांग्रेट्स नहीं, कोई बधाई नहीं, अच्छा लीडर वही होता है। उनका सबसे पहला सवाल यही था कि अरुणिमा इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी? मैंने एक लाइन में बोला था, जिसने आज तक अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। रिस्क ना लेना अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क होता है। इंडिया वापस आई, यूथ बहुत तेज़ी से जुड़ रहा था, तय किया ये इंस्पायरिंग चैन रुकने ने, एशिया एवरेस्ट, किलिमंजारो, अफ्रीका, यूरोप, माउंट एल्ब्रुस, ऑस्ट्रेलिया, माउंट कजास्को, साउथ अमेरिका, माउंट अकांकागुआ, कास्टन पिरामिड, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका, माउंट विंसन, 7 कॉन्टिनेंट, 7 हाईएस्ट पीक मैं सबमिट कर चुकी हूँ। आगे नेक्स्ट अभी चल रहा है। मेरी फेवरेट लाइन है, क्योंकि मैडम का प्रेशर में मैं भी हूँ अभी, तो मेरी फेवरेट लाइन है, मैं 4 लाइन की बस बोलूँगी, 30 सेकेंड। मेरी फेवरेट पंक्ति है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच अजय एंड अजय, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना टाइम दिया, सुना मुझे, थैंक यू।